नमस्कार, मैं अंकुश आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, आज मैं आपके बीच एचपीटीजीटी आर्ट्स टेट नवंबर 2024 के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, इसके बारे में हम जो है सबसे पहले बात करेंगे कि ये एग्जाम जो है वो किस तरह का रहता है, इसका जो नेचर है इस एग्जाम का वो कैसा रहता है। सबसे पहले जो है बात करता हूं मैं इस एग्जाम की कि जो टीजीटी आर्ट्स टेट का जो एग्जाम होता है, इसका जो सिलेबस है वो क्या रहता है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें डेमो क्लास आज हमारी रहने वाली है और इस डेमो क्लास में जो है मैंने आपको एक छोटा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसके बारे में आप हमारी जो स्किल्स है हमारे कि हम किस तरह जो पढ़ाते हैं वो जो आपको थोड़ा बहुत पता चलने वाला है। इसी डेमो क्लास लगाने के बाद कल से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। ये लाइव क्लासों का जो टाइम रहेगा वो 4:30 बजे के बाद ये जो लाइव क्लासें हमारी शुरू होगी और ये 2.5 या 3 घंटे की क्लासें रहेगी, जिसमें मैं आपको सिलेबस के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट है इसमें वो रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को या किसी भी एग्जाम को जानने से पहले हमें उसके सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके सिलेबस को। सिलेबस जो भैया रहने वाला है, सिलेबस जो एग्जाम है ये कितने मार्क्स का टोटल रहने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस एग्जाम को देने आप जा रहे हो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होने वाला है। देखिए, ये जो एग्जाम है भैया ये जो है वो 150 मार्क्स का होने वाला है। 150 नंबर का ये जो है परीक्षा होने वाली है टीजीटी आर्ट्स की। अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस की, वापस आते हैं सिलेबस में 150 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। अब क्या क्या इसमें इंक्लूड रहने वाला है 150 नंबर में, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको डेमो चीज जो पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इन सभी चीजों को अच्छे से जानें। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ जीके की, जीके जो इसमें रहता है वो सबसे पहले बात करता हूँ मैं एसएस, जिसको हम सोशल स्टडीज कहेंगे। सोशल स्टडीज जो है वो यहाँ पे जो है भैया 60 नंबर का रहने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, डिटेल हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। आपको मैं यहाँ से 60 में से 55 नंबर हर एक बच्चे को दिलाने वाला हूँ, और जो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करेगा वो 60 में से 60 भी लेने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अगर मैं बात करता हूँ 60 नंबर का एसएस रहने वाला है। इसके अलावा एचपी जीके, एचपी हमारी, और इसके साथ करंट अफेयर्स और एचपी जीके जो है ये टोटल जो है भाई साहब कितने नंबर का रहने वाला है, 30 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 30 नंबर का, ओनली 30 नंबर का हिमाचल प्रदेश जीके और करंट अफेयर्स रहने वाला है 30 नंबर का। यहाँ हमारे फ्री के नंबर है, यहाँ पे हमें जो है 25 से 28 नंबर लेना है। हर एक बच्चा 25 से 28 नंबर लेके जाएगा जो मेरी क्लासेस को ज्वाइन करेगा, और जो अच्छे से पढ़ेगा मेरी क्लासेस में वो 30 में से 30 जो है वो नंबर लेके जाएगा। दूसरी बात, इसके बाद ये तो जीके जो हमारा टोटल रहने वाला है वो 90 मार्क्स का। कितना रहने वाला है भैया? 90 मार्क्स का टोटल हमारा जीके रहने वाला है। अगर दोस्तों बात करता हूं मैं इसके बाद किसकी, इंग्लिश की। इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश के जो मार्क्स होते हैं ना, यही वो मार्क्स होते हैं जो हमें क्वालिफाई कराते हैं हमारे एग्जाम को। तो इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स की रहने वाली है। इंग्लिश के लिए जो हमने धमाकेदार टीचर मैं आपके बीच लाया हूँ, उनके उनसे भी जब आप रूबरू होंगे बैच में तो आपको लगेगा कि इंग्लिश में हमारे भाई जो बच्चे बोलते हैं कि हमारी जो इंग्लिश है वो जीरो है, जीरो से हीरो बनाने वाली इंग्लिश का जो टीचर है वो मेरे बैच में मेरे पास है। तो 30 में से आप 25 नंबर यहाँ भी लेने वाले हैं, वारंटी विद गारंटी के साथ, अगर आप पढ़ेंगे तभी। अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश 30 नंबर की रहने वाली है। अब क्या क्या इसमें रहने वाला है जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे वो आपको सब्जेक्ट में ही पता चलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी जो है वो बड़ा टफ रहता है, और साइकोलॉजी का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा वास्ट भी है। लेकिन साइकोलॉजी हम बहुत ही इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि 27-28 मार्क्स तक आपकी साइकोलॉजी आराम से सही हो जाएगी। हमारा जो भैया टारगेट है वो है आपको 120 पहुंचाना। अगर आपकी 120 मार्क्स है तो आप जो है कमीशन के लिए जो है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरा जो मानना है। ठीक है, वैसे तो अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम का जो क्वालिफाइड नेचर है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि एग्जाम का जो क्वालिफाइंग नेचर है वो क्या है। तो क्वालिफाइड नेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं जनरल की। जनरल कैटेगरी वाले जो है उनको थोड़ा सा जो है ज्यादा मार्क्स लेने पड़ेंगे, थोड़ी जो मेहनत मशक्कत रहती है मार्क्स की वो थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। भैया कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी? तो ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी कैटेगरी से। तो 90 मार्क्स यहाँ से लेने, हमारा टारगेट भैया कितने का है? 120 का है। बात करता हूँ एग्जाम यहाँ पे जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी को भैया कितने नंबर लेने हैं? 90 नंबर, ओनली कितने लेने हैं? 90। लेकिन जो हमारी कैटेगरी में भाई साहब आते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स कैटेगरी में आते हैं
उनको जो है वो कितने मार्क्स लेने, ओनली ऑन 82 मार्क्स। कितने मार्क्स लेने, अगर आप कैटेगरी से आते हो तो आपको ओनली 82 मार्क्स लेने। इसके साथ देखिए आपको अब जो है एचपी टेट जो ये नवंबर हमारा जो रहने वाला है इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एचपी बॉस की अभी एक नोटिफिकेशन आई थी और इस नोटिफिकेशन में जो बात की गई थी कि जो फीस को दोगुना कर दिया है। जैसे जनरल की पहले फीस भैया 800 होती थी, लेकिन अब फीस जो है वो 800 से 1600 हो गई है। कैटेगरी में फीस 500 होती थी, 500 से भैया फीस 1000 कर दी गई है। अब इसके बाद में कुछ और बात करता हूँ, इसके बाद मैं बात करता हूँ टॉपिक की। टॉपिक जो आज हम लाए हैं आपके बीच डेमो के लिए, वैसे ये पूरा टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कम से कम आपके लिए पूरी एक क्लास लग सकती है, क्योंकि ये छोटी वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए मैं पहले ही यहाँ पे लिख के भी लाया हूँ, क्योंकि अगर पहले ही यहाँ पे रिटर्न होगा तो टाइम जो है वो कम लगेगा। तो सबसे पहले जिस टॉपिक की आज मैं बात कर रहा हूँ इस टॉपिक का नाम है यूएनओ। यूएनओ एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार जब से भी टेट एग्जाम जो हो रहे हैं हर बार जो ये पेपर में दिखता है, परीक्षा में दिखता है। यूएनओ को हम हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के अंदर क्यों बनाया गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, किस लिए इसको बनाया गया, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप लोग जो पढ़ते हैं सीधा कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, लेकिन उससे पहले भी यूएनओ की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी बहुत आवश्यक है। और हम इसी फॉर्म में हर एक चीज जीके को जो 90 मार्क्स मैंने आपको बोला है 90 में से जीके के आप आराम से हर एक स्टूडेंट 85 मार्क्स जो है वो लाने वाला है। तो बात कर लेते हैं अब यूएनओ की। अगर मैं बात करता हूँ यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की, दुनिया का सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ कि दुनिया के अंदर भैया इसको बनने से पहले, इसका जो प्लेटफॉर्म बना था, इसके प्लेटफॉर्म को बनने से पहले बहुत सारी बातें हुई थी। तो सबसे पहले दुनिया के अंदर एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध। सीधा क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये 1914 से 1918 तक हुआ था। कब, इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, क्योंकि विश्व जो है वो दो दूरियों में बढ़ जाता है। क्या होता है यहाँ पे कि जो विश्व है वो दो दूरियों में बढ़ जाता है, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है जब करते हैं जो जीते हुए देश है यहाँ से वो ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसा देश बनाए जिससे कि दुनिया के अंदर शांति जो है वो स्थापित हो जाए। तो इसके लिए अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए एक संगठन बनाया जाता है जिस संगठन का नाम होता है राष्ट्र संघ। क्या नाम होता है, राष्ट्र संघ। और राष्ट्र संघ को अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहेंगे, लीग ऑफ नेशन। क्या क्या कहेंगे दोस्तों, लीग ऑफ नेशन हम जो है राष्ट्र संघ को। अब इस राष्ट्र संघ को क्यों बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था ताकि भैया दुनिया के अंदर या विश्व के अंदर दोबारा जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। तो ताकि इसीलिए इसको बनाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां से क्या होता है कि लीग ऑफ नेशन जो है वो अपना काम नहीं कर पाया, क्योंकि दुनिया के अंदर दोबारा फिर से शुरू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये एग्जाम के लिए। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920। कब हुई थी, 10 जनवरी 1920। लीग ऑफ नेशन के जो जो अध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र संघ के प्रेसिडेंट और अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम भी पेपर में बहुत ज्यादा आता है। तो इनका नाम था वुडरो विल्सन। ये नाम आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका नाम, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो है वो लीग ऑफ नेशन के क्या थे भैया, अध्यक्ष थे। क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन जो है वो बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि दुनिया के अंदर क्या हुआ, जर्मनी ने भैया पोलैंड पे आक्रमण किया। और जर्मनी ने जब पोलैंड पे आक्रमण किया तो दुनिया के अंदर जो है दूसरे विश्व युद्ध की जो है क्या होगी, शुरुआत होगी। अब द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है। देखिए सीधा क्वेश्चन आता है, पहला विश्व युद्ध तो बोल देंगे 1914 से 1918। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और जापान जो है वो विश्व के सभी देशों पे क्या हो रहा था भैया, हावी हो रहा था। यहां से क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, हर एक बात आपने यहां से ध्यान से सुननी है। एटॉमिक बम आपने सुना होगा, परमाणु बम, भैया अमेरिका ने तो परमाणु बम गिरा दी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से क्या है, जो 1942 के आसपास जो है जर्मनी परमाणु बम, जो परमाणु बम बना रहा था उसको ही वहां से खरीद के ला के कहाँ पे ला देते हैं भाई, अमेरिका ला देते हैं। और 1945 में ये जो एटॉमिक बम जो बना रहा होता है वो अमेरिका जो है 1945 तक एटॉमिक बम को बनाना जो है वो क्या है, बनाकर तैयार कर देता है। अब जापान हावी हो रहा होता है सभी देशों में। अब अमेरिका क्या करता है, अमेरिका जो है जापान को चेतावनी देता है, लेकिन जापान बिल्कुल नहीं मानता है। तो अमेरिका 6 अगस्त 1945, ये दिन इतिहास में सबसे बड़ा दिन है, आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। 6 अगस्त 1945 को क्या होता है कि अमेरिका जो है
जापान के हिरोशिमा पे। याद रखना है कि जापान का। अब इसके बाद क्या होता है कि जो परमाणु बम जो हिरोशिमा पे, जापान के हिरोशिमा पे जो है वो परमाणु बम गिरा देता है अमेरिका। अब जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा देता है अमेरिका, और यहाँ पे जो है वो 1 से 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। और इस बम को जो ना, क्योंकि छोटा बम था, इसके बाद बड़ा बम, बड़ा जो धमाका है वो अब जाके आने वाला था, तो इस बम का जो नाम था वो था भैया लिटिल बॉय। देखिए परमाणु बम कब गिराया, पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 जापान के किस जगह पे गिराया भैया, हिरोशिमा पे गिराया। बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे आप। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बावजूद भी जापान नहीं मानता है। अब क्या करता है अमेरिका, फिर से परमाणु बम जो है जापान पे गिरा देता है। और फिर से जब परमाणु बम यहाँ पे गिराता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो परमाणु बम गिराया जाता है, दूसरा परमाणु बम जो गिराया जाता है, ये 9 अगस्त 1945 को गिराया जाता है। देखिए ये परमाणु बम कहीं और गिराना था, लेकिन ये भाग्य के मारे ये जगह, इस जगह पे गिराना पड़ा, क्योंकि क्या हो गया, जब परमाणु बम अमेरिका गिरा रहा था, तो क्या है, उस शहर पे, जिस शहर पे अमेरिका परमाणु बम गिरा रहा था, उस शहर पे क्या है, नीचे फॉग आ गई थी, धुंध आ गया था, कोहरा आ गया था। तो यहाँ पे क्या हो गया था, तो वो शहर, तो अमेरिका ने जो है अपने, फिर से अपने जो इनका डिफेंस जो मिनिस्ट्री थी, वहां पे पूछा कि भैया यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो नीचे जो है वो क्या है, कोहरा है, तो बम कहाँ गिरा है। तो अमेरिका के कुछ वहां के जो मिनिस्टर से, उन्होंने बोला कि जो आगे वाला शहर आपको जापान का बड़ा सा दिखाई देता है, वहां पे आप ये बम गिरा दो। तो वो बम जो जो गिराया गया, वो कहाँ पे गिराया गया भैया, नागासाकी पे गिराया गया। तो दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 कौन सी जगह थी जापान की, नागासाकी थी। याद रखना है 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। दोनों बातें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बातें आपको पेपर में पूछी जा सकती है। देखिए ये जो बम था वो ज्यादा भारी था, मतलब कि इस बम की जो, ये बम जो नुकसान है वो ज्यादा पहुंचाएगा, इसलिए मोटे को हम फैट बोलते हैं। तो इस बम का नाम भी अमेरिका ने क्या दे दिया था, फैट मैन दे दिया। तो जो पहला बम गिराया उसका नाम लिटिल बॉय था, और दूसरा जो बम गिराया था भैया, इसका नाम क्या था, फैट मैन था। इसके बाद अब दुनिया के देश जो है वो पहले से सोचना शुरू कर देते हैं 1944 से। और सोचते कौन है, क्योंकि उस टाइम जो पावर होती है 1945 के आसपास, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास, उस टाइम दो देश, एक तो यूएसएसआर और एक कौन सा, यूएसए, इन दोनों ही देशों की पावर होती है, यानी कि बोलेंगे अमेरिका और रूस, ये दोनों देश बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब यहाँ आपस में जो है चर्चा जब करते हैं विश्व के देश, तो ये बोलते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसा संगठन यार बनाया जाए जिससे कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो कहीं ना कहीं ये जो संगठन यूएनओ बनाया गया है, जिसके बारे में मैं आपके बीच बात करने वाला हूं, तो यहां से बात शुरू होती है यूएनओ की। तो इससे पहले बहुत सारा सिनेरियो हुआ था, ये सारा सिनेरियो आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है यूएनओ की स्थापना होती है, और यूएनओ की जो स्थापना होती है वो होती है भैया 24 अक्टूबर 1945। कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है यूएनओ की। इसीलिए 24 अक्टूबर को अब यूएन डे, यूएनओ डे हम बोल सकते हैं, यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे जो मनाया जाता है, वो भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो दोनों बातें ये भी आपने याद रखनी है कि यूएनओ डे जो है, यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके बाद बात करता हूं यूएन डे। देखिए यूएन डे तो मनाया जाता है भैया 24 अक्टूबर, लेकिन जब यूएनओ की स्थापना हुई, भारत भी इसका संस्थापक सदस्य था। संस्थापक की मतलब कि एस्टेब्लिश्ड मेंबर, क्या बोलेंगे हम इसको, एस्टेब्लिश्ड मेंबर, मतलब कि जो पहले जब यूएनओ की स्थापना हुई थी, तो संस्थापक सदस्य भैया कितने थे, तो संस्थापक जो सदस्य थे तो 51। अब पहले 50 देश थे, 51वां जो देश एक और आ जाता है उसी समय, जिसका नाम होता है पोलैंड। 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे कि भैया हम भी यूएनओ संगठन में जुड़ना चाहते हैं। तो यूएनओ के जो भैया संस्थापक सदस्य थे वो कितने थे, मात्र 51 थे। कितने थे, 51 थे। लेकिन वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में जो कंट्रीज है यूएनओ के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्तमान में जो यूएनओ के सदस्य है वो 193 देश है। कितने देश है, 193 देश है। एक बार एग्जाम में पूछा गया एग्जामिनर के द्वारा कि जो 193वां देश है वो कौन सा है। देखिए हर चीज यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो 193वां जो देश है वो है दक्षिणी सूडान। कौन सा देश है, दक्षिणी सूडान जो है वो 193वां देश है यूएनओ का। और सबसे बाद में ये जुड़ा था, कब जुड़ा था भैया, 2011 में। ये भी आपने याद रखना है, 2011 में जो दक्षिणी सूडान है वो यूएनओ का सदस्य देश थी। अंग्रेजी भाषा में क्या बोलेंगे, यूएनओ का हेडक्वार्टर। अगर मैं बात करता हूँ हेडक्वार्टर या मुख्यालय की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। कहाँ पे है भैया, न्यूयॉर्क में जो है वो यूएनओ का हेडक्वार्टर है। और अगर मैं बात करता हूँ इस हेडक्वार्टर के लिए, इस हेडक्वार्टर का कार्य जो है वो 1945, ये दोनों ही बातें आपने याद रखनी है। हेडक्वार्टर का जो कार्य है वो 1945 में शुरू हो गया था, और इस हेडक्वार्टर के लिए एक भूमि दान की गई थी कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन रहा है, तो इसके लिए जो भूमि, 52 एकड़ की भूमि, बहुत डिटेल से हम बात करेंगे जब हमारे लाइव बैचेस जो है कल से ही शुरू हो रहे हैं,
उसमें हम बहुत ही डिटेल से बात करने वाले, इससे भी ज्यादा डिटेल से बात करने वाले, लेकिन हमारा तरीका यही रहता है पढ़ाने का। तो अगर मैं बात करता हूँ भूमि जो दान की गई, जो लैंड जो डोनेट की गई थी यूएनओ के हेडक्वार्टर के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन रहा था, तो इसके लिए जो लैंड भूमि जो दान की थी भैया, इनका नाम था रॉक फेलर। क्या नाम था? रॉक फेलर। आगे हम यहाँ पे बात करता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, ये भी पेपर में एक दो बार पूछ लिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, यहाँ पे ऑलिव लीफ या जैतून की पत्तियां जो है वो दर्शाई गई है, ये यहाँ पे ध्वज है। और यहाँ बीच में जो है वो विश्व का मानचित्र, बीच में जो ध्वज के बीच वो विश्व का मानचित्र दर्शाया गया है। ये आपने जो है गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यूएनओ की भाषाएं की, यूएनओ की जो भाषाएं वो 6 भाषाएं हैं। दो जो है वो मुख्य रूप से यूएनओ की भाषाएं हैं, अंग्रेजी व फ्रेंच। अंग्रेजी व फ्रेंच दो भाषाएं हैं यूएनओ की, जो वहां पे जो है मुख्यतः जो है वो काम में आती है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, वो कितनी है? 4 भाषाएं। इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है, जिस ट्रिक का नाम है कार्स। सी से चीनी, ए से अरबी, एस से स्पेनिश और आर से रशियन। ट्रिक का नाम क्या है? ये थोड़ा सा यहाँ पे रशियन की जगह स्पेनिश और स्पेनिश की जगह रशियन आ गया है। सी से चीनी, ए से अरबी, आर से रशियन और एस से स्पेनिश। तो 4 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और 2 मुख्य भाषाएं हैं यूएनओ की, ये आपने याद रखना है, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यूएनओ के पार्ट कितने, अंग कितने, तो यूएनओ के 6 अंग हैं। भैया एक ऐसा अंग है जिसने अब कार्य करना बंद कर दिया है। देखिए सबसे पहला अंग है महासभा, जिसको हम जनरल असेंबली बोलेंगे। महासभा बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्तार से बात हम अपनी क्लासों में करने वाले हैं। सुरक्षा परिषद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी काउंसिल। भैया ये वही देश है जिनके पास यहाँ पे वीटो पावर है। भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिल रही है? बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तुरंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 15 यहाँ पे देश है, 15 में से 5 देश ऐसे हैं जो परमानेंट कंट्री है, स्थायी देश है, और 10 देश ऐसे हैं जो भैया अस्थायी है। दोनों बातें आपने याद रखनी है। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है, इसका तीसरा जो अंग है, इसका नाम है आर्थिक व सामाजिक परिषद। क्या नाम है भैया? आर्थिक व सामाजिक परिषद। चौथा जो अंग है परन्यास परिषद। भैया ये यूएनओ का ऐसा अंग है परन्यास परिषद जिसने कार्य करना बंद कर दिया है। कब से बंद कर दिया है? 1994 से जो है परन्यास परिषद ने जो अब कार्य करना बंद कर दिया है। देखिए विस्तार से हम इन पार्ट्स के बारे में जो है अपनी लाइव क्लासों में पढ़ने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका 5वां भाग है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हैग में कितने जज होते हैं, क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या काम करता है, ये हम अपनी क्लासों में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सेक्रेटरीट सचिवालय, जैसे हिमाचल का सचिवालय शिमला में है, पढ़ने वाले हैं। और हर एक चीज हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे जो है लाइव क्लास के बैच से जुड़ने वाले हैं, हमारे पास मैंने आपको सिलेबस बता दिया, क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने मार्क्स का रहने वाला है। इसी तरह हम आपको पढ़ाते रहेंगे। इंपॉर्टेंट जो सारी चीजें रहती है, इनके बारे में हम डिटेल्स आपके बीच डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है। कॉन्टेक्ट जो नंबर हमारा रहेगा 7876145409। अब एक हमारे यहाँ पे जो अंग्रेजी के मैम है, उन्होंने हमें क्या बोला कि सर जो पहले 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए जो है आप क्या है 10% ऑफ करिएगा। जो मेरे 50% स्टूडेंट है, ये यूथ अध्ययन की ओर से आपको एक ऑफर आया है, और अभी आज के लिए ही ये ऑफर है। जो पहले 50 स्टूडेंट होंगे, जो मेरे ग्रुप में जो पहले 50 स्टूडेंट अब जुड़ेंगे, उनको जो है वो 10% का ऑफ मिलने वाला है। दूसरी बात, एक बम्पर ऑफर आपको फिर से मैं दे रहा हूँ 10% के साथ। 10% तो छूट दे रहा हूँ फीस में। दूसरी बात, इस मंथ के लिए 10% की जो है आपको छूट मिलने वाली है। दूसरी बात आपको क्या है, जो अगस्त से हमारा बैच ज्वाइन करेंगे, इस मंथ से जो कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, उनके लिए जो है वो नवंबर का महीना मेरी ओर से, भाई ये मेरी अपनी अपना जो मेरा व्यू है कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी ओर से ये आपको जो है मिल रहा है। नवंबर का महीना उन सभी बच्चों के लिए फ्री रहने वाला है। ये भाई सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये लगा लो आपकी लगभग 1400-1500 टोटल फीस आने वाली है। और हर दिन एवरी सैटरडे आपका टेस्ट रहने वाला है। और आपके लिए जो हम जो है वो प्रिपेयर नोट्स, जो आज ही क्लास हुई है, मान लो आपने क्लास नहीं लगा पाए आप आज, तो उसके नोट्स आपको शाम को जो हैंड रिटन मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना भाई? इतना आपको इतने कम पैसों में हम कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन पढ़ाते हैं। वहां जो एक बच्चे से भैया 2-2 हजार रुपए फीस ली जाती है, तो भुगतान करना पड़ता है। यहाँ पे इतना कम भुगतान, यहाँ तो टोटल 2000 भी नहीं आ रहा है, 1500 भी टोटल आपका नहीं आएगा यहाँ पे, जब तक आपका। और टेट की गारंटी हम आपको 101% दे रहे हैं। लेकिन 101% ये गारंटी तभी है जब आप खुद भी पढ़ेंगे, हमारे साथ वर्क करेंगे। एवरी सैटरडे आपका टेस्ट होगा,
टेस्ट होने के बाद हर बच्चे को देखा जाएगा कि उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनेगा कि हमारा बच्चा कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे आ रहा है। और दूसरी बात, जो हमारा बच्चा टॉप पे आएगा उसके लिए यूथ अध्ययन की ओर से कुछ और गिफ्ट भी दिए जाएंगे। अभी क्या गिफ्ट रहेंगे ये बाद में पता चलेगा। तो 10% का ऑफर है, जो पहले 50 बच्चे जो हैं हमारे बैच से जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। और फ्री तो हमारी वीडियो आपके बीच आती ही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।